एक पर्सन है रोटेटिंग टेबल पे वो घूम रहा है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि पहले वो पास में था, पास से दूर चला गया, तो यानी कि जो पहले डिस्टेंस थी वो कम थी, अब डिस्टेंस ज्यादा हुई, अब वो दूर चला गया। ये लड़की क्या कर रही है, स्केट कर रही है ना। तो अब यहाँ दो डायग्राम आपको दिखे, पहली फिगर में उसने अपने हाथों को ऐसे रखा है, दूसरे में उसने अपने हाथों को ऐसे फैला रखा है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम का सेकंड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके हमने एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि रिकॉइल ऑफ गन एंड रॉकेट के बारे में हमने पढ़ा था और कोलिजन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स उसके अंदर हैं जो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी लेक्चर्स डेली अपलोड हो रहे हैं तो डेली के डेली आप अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको पढ़ाई में हेल्प मिले, बाद में प्रॉब्लम ना हो रिवीजन के टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टॉर्क। तो आज हम पहले पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से पहले हम टॉर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या होता है टॉर्क? टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। क्या होता है? किसी भी फिक्स पॉइंट या एक्सिस के अबाउट जो फोर्स है वो कितना टर्निंग इफेक्ट दिखा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। अगर हम आसान सी भाषा में पढ़ें तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पेन है तो अगर इसको हमें घुमाना है ना, ये पेन है तो इसको अगर हमें घुमाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी क्या होगा? घूमेगा। जैसे कि दरवाजे का एग्जाम्पल है ना, कि अगर हमें गेट को खोलना है तो हम क्या देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस पे, है ना। जैसे सपोज यहाँ से स्टार्ट है वो, तो कितनी डिस्टेंस पे, है ना, और कितना फोर्स हम उस पे लगा रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? टॉर्क होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो टॉर्क हो गया हमारा, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें? क्रॉस। और क्या बनेगा? टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये हमारा क्या होगा? टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जैसे कि अगर सपोज जो एंगल है वो 0 डिग्री है तो क्या होगा? तो हमें पता है कि साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो इस वाले केस में क्या होगा? टो इज इक्वल टू आर एफ साइन 0। साइन 0 0 होता है, तो इस केस में यहाँ पर कोई भी टर्निंग इफेक्ट शो नहीं होगा, है ना, क्योंकि टॉर्क कितना है? 0। अब सेकंड केस, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो हमें पता है कि 90 थीटा साइन 90 क्या होता है? आर एफ साइन 90। साइन 91 होता है तो टॉर्क कितना हो जाएगा? आर एफ। यानी कि यहाँ पर जो टॉर्क होगा उसको क्या बोलेंगे हम? मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना वेक्टर एनालिसिस, उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वहां पर भी आ सकता है कि आपको आर देंगे, फोर्स देंगे, बोलेंगे टॉर्क फाइंड करो। तो अगर आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इजीली आप कर लोगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर मतलब लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा टॉर्क। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखो, लीनियर मोमेंटम सबको पता है कि अगर हमें लीनियर मोमेंटम का मतलब है अगर हम किसी भी स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें चलने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? हमारे पास मास है ना। अगर कुछ स्पीड हमारे पास होगी तो हम क्या करेंगे भाई? किसी ना किसी स्पीड से तो मूव करेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें एंगुलर मोमेंटम का मतलब है अब हमें सर्कुलर मोशन करना है। तो सपोज ये पॉइंट है, इसके अबाउट हम घूम रहे हैं, है ना। तो अब इसके अबाउट मुझे रोटेट करना है, मुझे चक्कर लगाना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? मेरे पास मास होगा, कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, मेरी वेलोसिटी होगी, है ना। और जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी तो हमें चाहिए कि कितना भाई, कितने उससे हमें घूमना है, कितने डिस्टेंस के अराउंड हमें मूव करना है, सर्कल मतलब हमें कितने डिस्टेंस के अराउंड हमें मूव करना है, तो वो डिस्टेंस हमारी आर होगी। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा क्या होता है? एम वी आर, है ना। कितना होता है? एम वी आर। अब ये एम वी हमारा क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी क्रॉस आर। तो ये हमारा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, है ना। अब एम क्या है? ये भी क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिखेंगे इसको पी आर साइन थीटा या फिर हम लिख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एम वी आर, एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? एम वी आर। ठीक है, सिंपल है, सभी को पता है, ये कोई नई चीज नहीं है ना। अब कुछ पढ़ लेते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, अगर लीनियर मोशन कर रहे हैं या फिर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? वेलोसिटी किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन का क्या सिंबल होता है? तो अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं किसी डायरेक्शन में तो हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट हम चले तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा? डी वी अपॉन डी टी, या हम लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे वी को हम रख दें डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन करेंगे तो क्या होगा? अब हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ थे, इनिशियल पोजीशन इस पॉइंट सेंटर से हमारी ये थी। अब हमने चलना शुरू करा, अब हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो हम कितना चले? ये हमारा एंगल क्या है? ये थीटा एंगल है, इसे हमें पता चलेगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना हम चले, ये हमारा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अब एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम चल रहे होंगे ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी कितनी होती है, डी थीटा अपॉन में डी टी, है ना। और एक्सेलरेशन कितना होगा, डी ओमेगा अपॉन में डी टी, या बोल सकते हैं डी टू थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, है ना। तो ये हमें पता होना जरूरी है कि एंगुलर वेलोसिटी, हम ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हमें एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, एल, है ना, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन लिखना है जो एल और ओमेगा के बीच में हो। तो देखो, वी नो दैट, हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ लिया कि L हमारे पास कितना है, बेबी हमने पढ़ा mvr, तो अगर मैं v की जगह पे आर ओमेगा रख दूं तो L कितना हो जाएगा, m आर ओमेगा इंटू आर, तो ये बन जाएगा m आर स्क्वायर ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये जो हमारा नेक्स्ट, मतलब आप इनको चैप्टर्स भी बोल सकते हैं ना, कि हमने हमारा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, तो ऐसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी होगा, है ना। तो उसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ना है। तो हमारा आई कितना है, आई होता है हमारा एम आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम एल को क्या लिख दें, एम आर स्क्वायर हमारा आई है, तो मैंने लिखा आई ओमेगा, तो क्या फोर्स बन गया, सॉरी क्या फॉर्मूला बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि अगर ये कंजर्व है तो आई ओमेगा का हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आता है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें याद रहेगा, है ना, और ये हमें याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, देखो एल और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कि हमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में हमें क्या बताना है, ये रिलेशन बताना है। तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है, टॉ यहाँ पे क्या है, टॉ हमारा हो जाएगा टॉर्क, ठीक है, और एल हमारा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अब ठीक है, वैसे हमें देखो एग्जाम में डेरिवेशन तो हमें करने नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चों को यहाँ पे क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये टॉ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी कहाँ से आया। तो उनके लिए हम थोड़ा समझा देते हैं कि भाई डी एल अपॉन डी टी टॉ इज इक्वल टू कहाँ से आया। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एल हमारा कितना होता है, हमने पढ़ा एल हमारा होता है आर क्रॉस पी, ठीक है, ये हमारा होता है। अब अगर हम क्या करें, इसका कर दे हम डिफ्रेंसिएशन कर दें टी के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लीकेशन में डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो ये हमारा बन जाएगा डीएल अपॉन डी टी आर इंटू, अब देखो डी पी अपॉन डी टी क्या होता है, पी क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा फोर्स, ये तो होता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारा, फोर्स हमारा होता है, प्लस पी और डी आर अपॉन डी टी हमारा होता है वी। तो आर क्रॉस एफ प्लस पी भी हमारा एम वी होता है, एम वी क्रॉस वी। अब हमें पता है कि वी क्रॉस वी कितना होगा, वी क्रॉस वी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितना बचा, आर क्रॉस एफ। अब अभी अभी पीछे पढ़ के आए हैं टॉर्क के बारे में कि आर क्रॉस एफ हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। तो यहाँ से टॉर्क कितना आ जाएगा, डीएल अपॉन डी टी, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमें प्रूफ ध्यान नहीं रखना है कि कैसे हमारा आया, सिर्फ हमें, लेकिन फिर भी मतलब कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चों को होता है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि आया कहाँ से, तो उसके लिए मैंने बता दिया। तो वैसे भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कहाँ से फॉर्मूला आया, है ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टॉ इज इक्वल टू डीएल अपॉन डी टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है तो मोमेंटम हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम में तो हम टॉर्क पढ़ते हैं, तो क्या है कि अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि टॉ हमारा क्या हो जाए, जीरो, टॉ एक्सटर्नल, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाया था तो वहां पे हमने लिखा था कि अगर हमारा क्या हो, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हमने एफ नेट लिखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ नेट भी हम लिख सकते हैं और एफ एक्सटर्नल भी हम लिख सकते हैं। इसका यही मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो होता है, तो हम नॉर्मल भाषा में उसको एफ नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर क्या हो, ये टॉर्क हमारा जीरो हो जाए तो डीएल अपॉन डी टी भी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, एल हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। और अभी पढ़ा था हमने एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो अगर एल कांस्टेंट है तो आई ओमेगा भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो यानी कि यही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क हमारा जीरो है
तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पर हम, ठीक है। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पहले मुझे लगा था 2 लेक्चर्स में हो जाएगा, बट नहीं, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे डिटेल में। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सेंटर ऑफ मास हम डिटेल में पढ़ लेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। और अभी तक जितने हमने पढ़े टॉपिक, जैसे कोलिजन पर न्यूमेरिकल हमने नहीं करा, तो कोलिजन पर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। और हम इन पर भी देख लेंगे कि किस तरह से हमारे 2-3 मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर हम क्या करेंगे, अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ कि एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। पहला है आइस स्केटर स्पिनिंग। अब हमें इसमें पढ़ना है, देखो ये लड़की क्या कर रही है, स्केट कर रही है, ये है ना। तो अब यहाँ 2 डायग्राम आपको दिखे, पहली फिगर में उसने अपने हाथों को ऐसे रखा है, दूसरे में उसने अपने हाथों को ऐसे फैला रखा है। तो देखो होता क्या है, जैसे ही ये स्केट कर रही है तो इसने जब अपने हाथों को ऐसे किया, है ना, तो जो डिस्टेंस है, जो अगर हम किसी पॉइंट को हम एक्सेस मान लें कि ये हमारा पॉइंट है ना, तो अब हम यहाँ से देखें कि इसके हाथों की डिस्टेंस कितनी है, इसके हाथों की डिस्टेंस यहाँ पर कम है। अगर मैं फॉर्मूला पढ़ूं तो हमारा पास आई का फॉर्मूला होता है mr², क्योंकि दोनों डायग्राम्स में मास कांस्टेंट है, मास में तो चेंज हो नहीं रहा है ना। तो यहाँ से जो हमारा आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिपेंड करता है r² पे, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, चलो पहला यहाँ लिखते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू r², पहला फॉर्मूला तो ये बन गया। अब दूसरा हमने पढ़ा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कोई हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा, कंजर्व है, क्योंकि हम एक्सटर्नल टॉर्क उसको दे नहीं रहे हैं। तो एल हमारा कांस्टेंट है, तो एल अगर हमारा कांस्टेंट है तो जो हमारा ओमेगा है वो आई के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/आई। ये भी तो हम लिख सकते हैं, है ना, जो हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था यहाँ से। तो हम इससे ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे, ये जो ओमेगा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से समझते हैं, तो जब इसने अपने हाथों को ऐसे सिकोड़ रखा है, ऐसे करके कर रखा है, तो क्या होगा यहाँ पर, आई हमारा डिक्रीज, देखो आई आर पर डिपेंड कर रहा है। अब जब हाथ उसके पास में आ गए तो डिस्टेंस कम हो गई, तो आर के कम होने से, इस फर्स्ट वाले डायग्राम में जब हमारा आर कम हुआ, देखो आर के कम होने से हमारा आई भी क्या हो जाएगा, आर के कम होने से आई भी क्या हो गया हमारा, कम हो गया, है ना। तो आई भी हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर आर डिक्रीज हुआ तो आई भी डिक्रीज हो गया। अब क्योंकि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, तो अगर आई डिक्रीज हो जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और ये लड़की क्या होगी, तेजी से घूमने लगेगी। लिखा है ना कि आई घटता है और ओमेगा बढ़ता है, ये आई क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज होगा, जिससे ये लड़की क्या होगी, तेजी से घूमने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड। अब उसने हाथों को ऐसे फैला रखा है, तो देखो अगर हम यहाँ ये हमारा हम एक्सेस मान रहे हैं, तो हाथों को फैलाने से क्या होगा, जो उसकी डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस बढ़ गई, तो जैसे ही हमारी डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और इस फॉर्मूले से अगर हमारा क्या होगा, आई हमारा इंक्रीज हो गया तो ओमेगा भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मींस अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो अब उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, अब वो कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे घूमने लगेगी, ठीक है। तो ये आपने कई बार देखा होगा, उस पर एक चेयर वाला भी कोई एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कि चेयर पे बैठ के एक बंदा क्या कर रहा है, उसने हाथों कैसे कर रहा था, वो तेज तेज घूम रहा है, फिर जैसे उसने अपने हाथों को फैलाया तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे घूमने लग गया। या कभी आप पार्क में गए होंगे तो वहां भी बच्चे करते हैं, गोल गोल सा वहां घूमने वाला लगा होता है, उस पर खड़े हो जाते हैं और उस पर घूम के भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हवा में गोताखोर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब जो जो डाइविंग करते हैं क्या करते हैं ये, अब देखो 2 डायग्राम दिख रहे हैं आपको, इसमें भी पहला है शरीर को सिको, मतलब उसने टक कर लिया, और जब उसने टक किया तो यहाँ पर भी क्या होगी, जब उसने टक किया तो डिस्टेंस आर जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब आर के कम होने से आई इंक्रीज हो गया, है ना। अब सॉरी, आर के कम होने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो आर के कम होने से आई भी कम हो गया। अब ओमेगा क्या पर क्या फर्क पड़ेगा, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, तो आई कम होगा तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में भी ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो लिखा है टकिंग द बॉडी डिक्रीजिंग आई, डिक्रीजेज आई एंड इंक्रीजेज ओमेगा फॉर फास्टर स्पिन। अगर उसको स्पिन फास्ट करने हैं तो वो क्या करेगा, अपने आप को सिकोड़ लेगा, ऐसे करके टक्कर लेगा, ताकि आर कम हो जाए और आई भी कम हो जाए, जिससे उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड वाले में उसने अपने हाथ कैसे कर रखे, स्ट्रेच कर रखे हैं, देखो है ना, डिस्टेंस बढ़ गई। तो अगर आर के बढ़ने से फिर से वही वाली बात, अगर आर बढ़ेगा तो आई क्या हो जाएगा, आई भी बढ़ेगा, जिससे ओमेगा क्या हो जाएगा, आई के बढ़ने से आई बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस वाले केस में आई इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसकी गति कैसी हो जाएगी, धीमी, यानी कि स्पीड कैसी हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगा। लिखा है ना, स्ट्रेटिंग आउट इंक्रीजेज आई एंड डिक्रीजेज ओमेगा टू स्लो डाउन, तो वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हमें पता है, हमने पढ़ा था उसमें कैपिलर फ्लो में हमने पढ़ा था, है ना, कि हमारा क्या हो, जैसे ये सन था हमारा, तो हमने बोला था कि जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला था पेरिहीलियन बोला था। तो पेरिहीलियन के लिए ये वाली जो डिस्टेंस है हमने इसको आर मिनिमम माना था,
है ना। तो अब यहाँ पे सेम चीज है, अगर R कम हो गई तो क्या होगा, R के कम होने से I भी कम हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, I के कम होने से ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस कम होगी, अगर जो पॉइंट है वो पेरिहेलियन होगा, मतलब डिस्टेंस जो प्लैनेट है वो सन के पास होगा, तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, है ना। तो देखो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, है ना। अब सेकंड केस में जब वो क्या होगा, जब इस वाले यहाँ पर प्लैनेट होगा तो इसको बोलते थे अपेलियन, अफेलियन, क्या बोलते थे इसको, अफेलियन बोलते थे, ये वाला पॉइंट। तो अफेलियन है तो क्या हुआ, यहाँ आर मैक्सिमम है ना, यहाँ आर क्या मानी थी हमने, मैक्सिमम मानी थी। अब डिस्टेंस बढ़ गई तो आर हमारा इंक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज होने से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आई हमारा इंक्रीज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, तो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो ये तो हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था ना कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है ना। तो ये हमारा इस वाले पॉइंट पर हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अब इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर दूर है, ध्यान रखेंगे, दूर है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर पास है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक लास्ट एग्जांपल हो रहा है इसका। अब क्या है, पर्सन हो ना रोटेटिंग टर्न टेबल, एक पर्सन है इस रोटेटिंग टेबल पे वो घूम रहा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि पहले वो पास में था, पास से दूर चला गया, तो यानी कि जो पहले डिस्टेंस थी वो कम थी, अब डिस्टेंस ज्यादा हो गई, अब वो दूर चला गया। तो दूर जाने से क्या होगा, सेम चीज वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमारी डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हमारा आई भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर आई इंक्रीज हो गया तो ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो गई तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, है ना, धीरे स्पीड हो जाएगी। अब वो दूर से कहाँ आ गया, सेंटर के पास आ गया, ये सेंटर था, है ना। तो अब वो पास में आ गया। अब जैसे ही वो पास आ जाएगा तो क्या होगा, अगर वो पास आ गया, पहले वो दूर था, डिस्टेंस कम हो गई, अब डिस्टेंस हमारी कम, आर कम, आर कम तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो हमारी जो एंगुलर स्पीड है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जो टेबल है वो तेज तेज घूमने लगेगी, है ना। वॉकिंग आउटवर्ड डिक्रीजेज आई ऑफ द सिस्टम विद डिक्रीजेज ओमेगा, मतलब इंक्रीज आई हो रहा है और ओमेगा डिक्रीज हो रहा है ऑफ द टर्न टेबल। मूविंग इनवर्ड डिक्रीजेज आई, अब जैसे वो पास गया तो आई डिक्रीज हो गई, है ना, और ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वो क्या करने लगेगी, फास्ट घूमने लगेगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, ये हमारे सिलेबस में दे रखे थे इसलिए हमने एग्जाम्पल किए। अब हमें इसमें सेंटर ऑफ मास पढ़ना है। जिस टॉपिक पर हमने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे, और जो कुछ चीजें जरूरी हैं पढ़ने से, जो अगर हमारी छूट गई हैं या कुछ चीजें और जरूरी हैं उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है ना। और अगर समझ में नहीं आ रहा है या कोई किसी चीज में आपको डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि हमें इस चीज में डाउट है, तो हम उसको दोबारा भी समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।